Hello everyone, I am यश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है इस लेक्चर में हम टॉपिक क्या है हमारा वेरिएशन इन रेडबर्ग कांस्टेंट ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी है, जो कि हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन इन द स्पेक्ट्रल लाइंस। बोर्स थ्योरी में अज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस स्टेशनरी होता है, यानी न्यूक्लियस रेस्ट में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इस एजम्पशन की वजह से रेडबर्ग कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू मिली थी, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखा था। एंड उसके बाद जहाँ आर का रेडबर्ग कांस्टेंट एक वैल्यू मिली थी, जो कि आर की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमने लिख रखा है। एंड ये टॉपिक पिछले वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए कनेक्टेड भी है, जिससे हमने न्यूक्लियर मोशन ऑफ रिड्यूस मास पढ़ा था। तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, देन इस पे आइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसको एग्ज़ाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इन बोर्स थ्योरी न्यूक्लियस इज़ कंसिडर टू बी एट रेस्ट, यानी कि जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बोर्स थ्योरी में बताया गया कि न्यूक्लियस जो होता है रेस्ट में होता है, बिकॉज इट्स मास टेकन एज लार्ज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इसका मास जो होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस इज़ गिवन बाय। अब बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो वेवलेंथ ऑफ एमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस होता है वो क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू 1/λ इक्वल्स टू यम e⁴z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ 1/n1² माइनस 1/n2²। म्यू इक्वल्स टू 1/λ r/z², जो कि r की वैल्यू हमने कांस्टेंट रख दी, म्यू यम e⁴ एंड z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH³ इक्वल्स टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा होता है। बाकी ये जंक्शन था, इसको करेक्ट किया गया था, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन इन स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जो कि हमारा फोटॉन न्यूक्लियस में अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि तो फ्रेंड्स ये एजम्पशन ही था। टेक्स द बोर्स थ्योरी इन हिज थ्योरी इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ न्यूक्लियस यानी इज़ ओनली अबाउट 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस का जो मास होता है, एक प्रोटॉन जो सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है 1836 टाइम्स गुना। तो और ये इनफाइनाइट मास न्यूक्लियस विल आल्सो द रिवॉल्व। बोथ न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों रिवॉल्व करते हैं अबाउट सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। इफ़ न्यूक्लियर ऑफ मोशन इज टेकन इनटू अकाउंट देन मास यम इन इक्वेशन 1 शुड रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस मास, जो कि हमने कल भी पढ़ा था कि रिड्यूस मास म्यू इक्वल्स टू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? अगर आप और जब ये तब मिलता है जब न्यूक्लियस को फिक्स्ड माना जाता है, लेकिन रियली में न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं होता। अगर आप फिर से मैं समझा रहा हूँ, ना समझ पाए हों, हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन एक मास इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836, जो कि मैंने 1836 टाइम्स गुना होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इस इफ़ेक्ट को कंसीडर करने के लिए हम रिड्यूस मास इंट्रोड्यूस करते हैं। रिड्यूस मास जो कि हमने बताया म्यू इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे
तो ये r की वैल्यू म्यू e की पावर 4 एंड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। इक्वेशन 2 ये हमारी हो गई एंड इक्वेशन 1 ये हमारी हो गई r इनफाइनाइट। तो इक्वेशन डिवाइडिंग 1/2 यानी r इनफाइनाइट अपान r। तो क्या हम देखिए सब तो कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा, केवल m अपान म्यू। ठीक है, m अपान म्यू इक्वेशन 1 में प्राप्त होगा। अब देखिए म्यू की वैल्यू हम जानते हैं कि स्मॉल एम अपान कैपिटल एम अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। देखिए अगर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस e की पावर 4 से e की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, z एंड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से 8 एप्सिलॉन नॉट सी एच क्यूब से सी एच क्यूब, यानी हमारा केवल ऊपर m बचेगा इसमें एंड इसमें अपान म्यू बचेगा। तो वही हमने लिखा, म्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी। म्यू की वैल्यू तो आप जानते हैं जो कि रिड्यूस मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 अपान कैपिटल एम प्लस एम, ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा ये चला गया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपान कैपिटल एम। अब ये हमारा r अपान r इनफाइनाइट अगर कर दें तो ये मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि m ऊपर चला जाएगा एंड स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम नीचे आ जाएगा। देन अगर हम इसमें से m कॉमन ले लें कैपिटल एम तो 1 अब ऊपर 1 हो जाएगा एंड 1 प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गई। एंड अगर हम इसको एक और फॉर्मेट में लिखना चाहें तो r इक्वल्स टू r इनफाइनाइट को ऊपर ले जाते हैं एंड 1 अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। एंड आप r इनफाइनाइट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 109677 सेंटीमीटर इनवर्स थी तो जानते हैं। एंड क्या होता है 1 अपान जो कि m प्लस कैपिटल M जो कि होता है मास ऑफ रिड्यूस मास, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1836 गुना होती है, जो कि मैंने ये देखिए न्यूक्लियस ऑफ मास के 1836 टाइम्स गुना होती है। तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इसको क्या है कि 1836 प्लस 1 ऊपर चला गया, इसको 1836 नीचे एलसीएम बन गया। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू हमारी क्या प्राप्त होगी 109667 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यही है द वेरिएशन ऑफ आर विद मास नंबर ए इज सोन इन फिगर। देखिए इस फिगर में भी शो किया गया है, जब ये इलेक्ट्रॉन सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस का मास एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। ये हमारा एजम्पशन था जो कि हमें यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद ये हमारी सीरीज़ आज की यहीं फिनिश होती है। अगर आपको ना समझ में आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जो कि बोर थ्योरी में माना गया था कि मास जो रेस्ट न्यूक्लियस होता है रेस्ट में होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होता है। ये हमें एजम्पशन था जो कि बोर थ्योरी के एक्सप्रेशन में हमें दिखा। एंड अगर इसके इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंस के बारे में हालांकि पूछेगा नहीं, अगर तब भी आपको पता हो तो होना ही चाहिए कि इम्पॉर्टेंस सेमेस्टर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस तो नहीं पूछेगा, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला पॉइंट, रिडबर्ग कांस्टेंट की एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, जो कि आप ये देखिए हमें मिली 109667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखिए जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट की एक्यूरेट वैल्यू मिली। एंड दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइंस को एग्जैक्ट वेवलेंथ कैलकुलेट होता है। ठीक है। तीसरा, हाइड्रोजन लाइक एटम को स्पेक्ट्रम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम को स्पेक्ट्रम से कंपेयर कर सकते हैं। चौथा, बोर थ्योरी में करेक्शन मिलता है। एग्ज़ाम में अगर ये डेरिवेशन आए तो स्टेप याद रखें कैसे क्या करना है, तभी आप कर पाएंगे। हालांकि इतना टफ भी नहीं था, अगर आप थोड़ा सा भी इसको प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख लें, जो कि मैंने लिख रखा है। उसके बाद फिर रिड्यूस मास, जो कि हमने बताया, म्यू की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 1 में। एंड आर इनफाइनाइट जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो आर इनफाइनाइट से आर को डिवाइड करना है
ठीक है। और लास्ट में हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। शॉर्ट कंक्लूजन में अगर हम इसको बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करता है। फाइनाइट न्यूक्लियर मास की वजह से रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया, फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। अब रेड्यूस मास का यूज़ स्पेक्ट्रल लाइन से मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये सीरीज़ कैसी लगी आप बताइएगा।